2:10 में अपने टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। 2:10 में स्टार्ट हो जाएगा। आज फर्स्ट दिन है दुनिया का कोई भी काम करिएगा फर्स्ट दिन थोड़ा समय लगता है ना। देखिए हम थोड़ा शेड्यूल बता देंगे कैसे कैसे आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले टर्म लिखने वाला नहीं है बढ़िया से, थोड़ा कोई पेन दो तो। देखो ये आपकी इकोनॉमिक्स है ना। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री करेंगे क्योंकि जिसकी ज्यादा वेटेज है उसको पहले करेंगे। हिस्ट्री की ज्यादा वेटेज होता है। इसके बाद पॉलिटी करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी करेंगे। और लगभग में सब हमसे करंट अफेयर्स पढ़ा ही होगा यूट्यूब पे या, तो इसीलिए इसको लास्ट में करेंगे। हा? और याद रखना इकोनॉमिक्स की आपकी 3 क्लास में टोटल कंप्लीट हो जाएगी। हड़बड़ाना नहीं, इतना पूछा जाएगा सारे चीज को संग्रह करके। टॉपिक वाइज आप हमको ये बताइए, हम आपसे अगर सीरियसली अगर पढ़ा देते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव, कभी याद होने वाली है नहीं। कैसे भी ऑब्जेक्टिव में कैसे याद होगा, जब उसे सीरियसली पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे तब याद होगा। अब उसे आइंस्टीन है तो ऐसे याद कर लेगा। धरती पर आइंस्टीन याद कर सकता है, 1000 ऑब्जेक्टिव दो रट लेगा, लेकिन उसके बारे में जानिएगा तब नहीं याद आएगा, तब ना उसको समझिएगा, है ना। तो टॉपिक वाइज पहले क्लियर करेंगे। पहले इकोनॉमिक्स सबका डिब्बा गोल है, सच है, इकोनॉमिक्स सबका डिब्बा गोल है। इसके बाद हिस्ट्री डिब्बा गोल हो गया है, क्योंकि हिस्ट्री हम नहीं पढ़ाए हैं, खाली गांधी जी पढ़ाए हैं, तो हिस्ट्री डिब्बा गोल है। ठीक, अब पॉलिटी का ज्यादा वेटेज है इसलिए। इसके बाद ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ये आपकी क्लास 26 नवंबर से पहले 24 नवंबर को समाप्त कर देंगे, है ना। जिन भाई का दरोगा है, ठीक, 24 नवंबर तक समाप्त कर। 4 दिन छुट्टी आपको दशहरा में देंगे, 3 दिन छठ में। और ये आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी कर, कोई व्यक्ति घर चले गए हो तो ऑफलाइन करिएगा, तो ऑनलाइन भी कल से करा लीजिएगा। हम बोल देंगे नीचे, जिसका जिसका ऑफलाइन है नीचे ऑफिस में जाके ऑनलाइन भी करा लीजिएगा। कार्ड दिखाइएगा, ऑनलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये बजट की बात है। तो पीएम डिवाइन योजना किसके लिए लाया गया था? उत्तर पूर्व भारत के लिए, है ना। तो हम लोग समझते हैं बजट को। बजट में इस बार क्या क्या लाई गई है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज को महत्व दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉमन चीज है, देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द ही नहीं है। बजट कहीं वर्णन है नहीं। तो अगर हम लोग बात करें बजट की, तो बजट किस आर्टिकल में है? 112। इसे क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका मतलब क्या हो गया? एक साल में जो वित्तीय विवरण है, मतलब जो खर्च का और जो आय का स्रोत है, इसी को क्या बोलते हैं? बजट। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी हिस्से में नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे राज बजट शब्द का प्रयोग कहाँ है, किस आर्टिकल में है? राज वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 में। कौन सी आर्टिकल में है? 202। अब वही देश के स्तर पर बात करें तो आर्टिकल 112। पहले समझ लीजिएगा तब लिखिएगा, हड़बड़ाना नहीं। अगर हम लोग बात करें कि बजट का, तो भारत में जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन। भारत में कौन जन्मदाता है? जेम्स विल्सन। भारत में जन्मदाता बोलेंगे तो जेम्स विल्सन। हुआ यूं था कि लॉर्ड कैनिंग ने कुछ हिस्सा, अभी लिखना नहीं है, बोलेंगे तब लिखिएगा, कुछ हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में जारी कर दिया था। उस हिस्से को एक संग्रह किया गया, कितना खर्च होता है, कितना क्या होगा। इसीलिए उसी दिन से भारत में बजट पहली बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन। इसलिए भारत में बजट का जन्मदाता किसे बोलते हैं? जेम्स विल्सन। अगर मैं बात करूं बजट का, तो भारत में अभी सबसे पहले बाल बजट, अभी एग्जाम में पूछा था,
ग्रुप डी में कि बाल बजट सबसे पहले किस राज्य ने पेश किया, एमपी ने। और भारत का पहला पेपरलेस बजट, क्योंकि अब किस आधार पर होता है, डिजिटल होता है ना, तो सबसे पहला पेपरलेस बजट यूपी पेश किया था। कौन किया था? यूपी। देश का पहला राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया, यूपी। और भारत में कब से है? 2021-22। होता क्या था कि इससे पहले रेल प्लस आम बजट अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था, दोनों का अलग अलग एक टाइमिंग था। लेकिन अब भारत में रेल प्लस आम बजट 2016 से एक साथ पारित किया जाता है। कब से? 2016 में ये समाहित किया गया। लेकिन पहली बार पारित कब किया गया? 1 फरवरी 2017 को। तो किस समिति द्वारा? विवेक देवराय समिति द्वारा। कौन सी समिति द्वारा? विवेक देवराय समिति द्वारा। इस पॉइंट को पहले देखिएगा, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट, लिखना नहीं है, सुनना है। बजट किस शब्द में है? लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। किस आधार पर है? वार्षिक वित्तीय। अच्छा, राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें? अच्छा, जनदाता भारत में कौन है? बाल बजट पहली बार कौन पेश किया? बाल बजट का मतलब कि बच्चों के बजट के लिए काफी हिस्सा रख दिया। पेपरलेस का मतलब डिजिटल, मतलब पेपरलेस का मतलब यूपी नहीं, पेपरलेस मतलब डिजिटल तरीका से, है ना। और रेल प्लस आम बजट 2016 किस समिति द्वारा? विवेक देव। तो ये होता है, कुछ टर्म होता है, जैसे एक होता है आप सुने होंगे, एक होता है बजटीय घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा, होता है। ये दोनों के टर्म को देखो। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा इसमें कौन सी बड़ी घाटा होता है, जैसे मेरा इनकम सपोज करो 5,000 किसी बच्चे को मिलता है महीने का खर्च, इसको मिला 20 दिन अच्छे से पूरा खर्च किया, कपड़ा तपड़ा खरीद के 4,000 का खरीद लिया, और 4,000 में मान लो 2,000 का मुर्गा चावल खूब खाया, पैसा खत्म। अब 1,1500 रेंट है, तो 4,000 1500 कितना हो गया? 5500। ठीक, 5500 हुआ ना भाई। तो अब 5500 ये टर्म हो गया क्या आपका, कि हमें 5,000 मिला है, 5500 खर्च है, यानी ये जो आय है इससे दिया ज्यादा। फिर किसी से पैसा लेगा, हम भी ऐसे ही करते थे। शुरुआत में आए थे तो हमें अनुभव नहीं था, हम पहले भर मन अपना शौक पूरा कर लेते थे। अब बाद में ये दोस्त से पैसा, वो दोस्त से पैसा खूब लेते थे, 1 साल तक किए थे, जो हकीकत है बता रहे। तो अपना खत्म हो जाता था, झूठों से कह देते थे कि वो कोचिंग में एडमिशन लेंगे, उसके नाम पे पैसा लेते थे। जो किए हैं वो बता रहे हैं। इंटर में थे, उतनी समझदारी नहीं थी, घर वाला को तंग करते थे खूब, झूठों से बोलते थे कि हम वो कोचिंग में एडमिशन लेंगे। अब हमारा पास पैसा खत्म, तो भाई शौक पूरा तो करेंगे, तो दोसर के झूठे से बोलते थे वो कोचिंग में एडमिशन लेंगे, उसके नाम पे पैसा ले लेते। देखिए, गलती हमेशा हमारा काम है कि गलती भी है तो बक देना चाहिए। ये हम थोड़े तक कहेंगे कि हम बहुत साधु संत थे पहले, जो थे वो बता दी। तो ये 500 रुपया मान लो कि ये क्या कहलाया, ये 500 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या कहलाया? आय से भी ज्यादा। इसी को बोलते हैं बजटीय घाटा, सॉरी राजकोषीय घाटा बोलते हैं, राजकोषीय। अब बजटीय घाटा में क्या होता है, जैसे बजटीय घाटा में क्या होता है, आय से भी ज्यादा राजकोषीय घाटा, ये 500 रुपया। अब बजटीय घाटा में क्या होता है, हम लोग विदेश से भी ऋण लेते हैं, विदेश से भी ऋण। मान लो इसमें से दोस्त से पैसा लिए, दोस्त क्या हो गया? विदेशू। 500 रुपया ले लिए, तो जो 1,000 रुपया है वो क्या कहला है? बजटीय घाटा। मतलब नहीं समझे? जो हम भारत सरकार किसी दूसरे देश से उधार लेता है ना, विश्व बैंक से नहीं देखते हैं 4,000 करोड़ लिया, 5,000 करोड़, तो वो क्या कहला है? बजटीय घाटा। और राजकोषीय घाटा क्या कहला है? जो आय से भी है ज्यादा। मेरे कहने का मतलब 5500 रुपया आपका ये अपने घर से लिया था 5,000, अब 500 रुपया एक्स्ट्रा हुआ ना हो, तो 500 रुपया क्या कहलाया? राजकोषीय घाटा। और किसी दोस्त से पैसा लीजिएगा 500, तो क्या कहलाया? 1,000, ये क्या कहलाया? बजटीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा हो गया 500, अब बजटीय घाटा हो गया 1,000। समझ में आया? सरकार किसी न किसी दूसरे देश से तो ऋण लेता है, चाहे विश्व बैंक से ले, चाहे IMF, तो इसी को क्या बोलते हैं? बजटीय
घाटा। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं अगला टर्म। बजट देखिए 3-4 प्रकार का होता है बजट को समझने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना समझे मतलब ही नहीं है पढ़ने से। समझ में आ रहा है? देखिए बजट का प्रकार अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे एक होता है शून्य आधारित बजट। क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। इस बजट को सबसे पहले पीटर पायर नाम का व्यक्ति ने प्रयोग किया था। कौन किया था? पीटर पायर। और कौन सा देश? यूपी, सॉरी अमेरिका। कौन किया था? अमेरिका। कौन सा देश पारित किया था? अमेरिका। इसका मतलब क्या होता है? भारत में 1985 में बजट में लगभग 50 करोड़ की घटाएं लग गई थी। 1985 के काल को आप थोड़ा सा गौर करिए, बहुत टफेस्ट काल था। कहिए क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता होगा इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 84 में, ठीक दंगा के बाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। उसके बाद भारत में उसके बाद इससे पहले हमारे देश में आपातकाल लगे थे। बहुत सारे प्रधानमंत्री वगैरह बहुत सारे योजना चलाई गई थी। कंप्यूटर का विकास, इंटरनेट का जनक, ये सब राजीव गांधी को कहा जाता है ना। तो वो क्या किए थे कि भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट लाया। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को बजट में घाटा लग जाए, मतलब जैसे मान लीजिए भारत सरकार को बजट में घाटा लग जाए, व्यय बहुत ज्यादा हो, उस आधार पर क्या करती है? शून्य आधारित बजट पेश करता है। क्या करती है? शून्य आधारित बजट। मतलब बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। यानी एक बार बजट पेश किया, फिर क्या करेगा? कुछ दिन के बाद इसको देख लिया घाटा लग गया सरकार, फिर पेश कर देगा नया बजट। उसी को क्या बोलते हैं? शून्य आधारित बजट। भारत के पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। एक होता है अंतरिम बजट, ये बड़ी पूछा जाता है। अंतरिम बजट का मतलब ये है, जैसे मान लो 2024 में चुनाव होने वाली, कब होगी? मार्च में। आचार संहिता लागू होगा मार्च में, आचार संहिता लागू होगा फरवरी मार्च में। आप मुझे ये बताओ, बजट तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करती है। जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करती है, तो सीधी सी टर्म ये बताओ कि जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेगा तो बजट का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष कब तक होता है? 1 अप्रैल से। आप कहिएगा सर इसका मीनिंग क्या है? जैसे 2023 हो गया, 22 हो गया 1 अप्रैल, और 2023 यानी जब हमारी 2023 की बजट पेश हो, 22 की बजट पेश हुई, कब तक लागू रहेगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये तो 1 साल में नहीं हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर किस सरकार का गठन हुआ, तो फिर तो बजट पेश होगा ना। तो कुछ दिनों के लिए जब बजट लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट। क्यों? ये चुनावी समय में प्रयोग किया जाता है। कौन सा बजट? अंतरिम बजट। समझ में आया? अब देखो, एक आती है आउटकम बजट। एक क्या होती है? आउटकम बजट। 2005 में आप देखे होंगे बहुत सारे योजनाएं लॉन्च हुआ था। NHRM, पूरा, मनरेगा, RTA, ये सब लागू हुआ था। ये सब 2005 में। जैसे NHRM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, आयुष्मान भारत इसी के अंतर्गत काम करती है। पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल एमिनिटीज एरिया, जो अब्दुल कलाम ने समर्थन किया था। मनरेगा 100 दिन के जो रोजगार देती है 2005 में। RTA 2005। इतने सारे योजनाएं लॉन्च किया गया था 2005। और सारी योजनाएं हैं। लेकिन आउटकम बजट का मतलब ये होता है सरकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आउटकम बजट। जिस बजट में सरकारी योजनाएं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आउटकम बजट। और क्या बोलते हैं? आउटकम बजट। क्लियर? एक बजट होता है आम बजट। एक बजट क्या होता है? आम बजट। तो आम बजट का मतलब जो नॉर्मल पेश किया जाता है, जैसे सबको मिला के चलना है। आम क्या है? फलों का राजा, सभी चीजों का मिक्सिंग है। नहीं कहते हैं आम आदमी, सब चीज का धीरे धीरे। जैसे आलू ले लीजिए, आलू सब्जी है ना, सब चीज में मिक्सिंग होता है ना। तो आम बजट का मतलब क्या हो गया? सेम, कि इसमें सभी चीजों को संग्रह किया जाता है। एक होता है जेंडर बजट। एक क्या होता है? जेंडर बजट। तो जेंडर बजट में क्या किया जाता है? महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है या पुरुषों पर ज्यादा ध्यान जाता है। उस प्रकार के बजट को क्या बोलते हैं?
जेंडर बजट। और 99% सरकार का चांस होता है कि जेंडर बजट में महिलाओं पर ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि महिला वोट बैंकिंग हो जाता है। बिहार सरकार का वोट बैंकिंग क्या है? महिला। दारूबंदी, दहेजबंदी, जो कि दोनों में से कुछ भी होने वाला नहीं, लेकिन वोट बैंकिंग क्या है? महिला। महिला तो दिमाग लगाती नहीं कि सरकार कहाँ से सोच रहा है, उतना दिमाग रहेगा तो देखो ये बुराई नहीं है, सच्चाई है। देखो हम कहते हैं ना क्या, हमारी शरीर हर एक आदमी का, एक आंख 5 लाख का, एक किडनी 10 लाख, जोड़ लोगे ना तो करोड़पति हो तुम खुद अपने आप में, है ना? हो सब मिला के शरीर का एक पार्ट अगर हम बेच दे 1 करोड़ से कम मिलेगा? नहीं मिलेगा। खुद में करोड़पति है, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। ये नहीं कहिए गरीब। गरीब कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, हाथ पैर और कुछ भी नहीं। अब तो अमीर है, किडनियों एगो बचा हुआ तो कहीं अमीर है ना? तो जेंडर बजट ये होता है। चलो अब लिखो टर्म। देखो पहला लिखो राज, हेडलाइन क्या दोगे? बजट ना, बजट। भारत में जन्मदाता किसे बोलते हैं? नाम बताइए, आप ही बताइएगा। जेम्स विल्सन। गुड। आवाज निकालिएगा। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस आर्टिकल में? 112। हाँ गुड, आर्टिकल 112। राज वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किसमें है? 202। ठीक। रेल प्लस आम बजट कब से एक साथ है? 2016 से, विवेक देवराय समिति द्वारा। ठीक। अगला देखो, प्रत्येक 1 फरवरी को कौन बजट पेश करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री करता। अगला देखो, वित्तीय वर्ष कब तक होता है? बताइए। 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई का अलग होता है, कृषि का 1 जुलाई टू 30 जून। देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला बाल बजट कौन पेश किया? एमपी। अभी तक पेपरलेस बजट नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाएगा। पहला पेपरलेस बजट कौन पेश किया था? यूपी। समझ में आ रही है? याद हो करते चलना है समझ के, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना समझे याद नहीं होगा। कितना डाटा रखिए, हम लोग खुदे डाटा भूल जाते हैं। इकोनॉमिक्स से एक ऐसा टर्म है जो नया डाटा देखने के लिए हमको देखना पड़ता है, गूगल को सर्च करके 1-2 मिनट तो जरूर देखना पड़ता है। तो कुछ बदलाव हो, सरकार ऐसा है कि कहिया बदल दे, एगो नियुक्ति राते रात बदल दे। भारत में बजट का जनदाता कौन सा है? जेम्स विल्सन। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल
लोकसभा में प्रत्येक 1 फरवरी को बजट कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। राजवार्षिक या विवरण किसमें है? यानी राज्य सरकार की तरफ से बजट पेश करेगा किस आर्टिकल में? 202। बजट कब से है? 2000। किस समिति द्वारा? विवेक। अच्छा, वित्तीय वर्ष कब से कब? सबसे पहला साल बजट कौन पेश किया था? अच्छा, पहला पेपरलेस बजट यूपी। अगला लिखो, लिखो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया था? सन्मुख सेठी। लिखो, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुख सेठी। उतना इज्जत क्या देंगे? आर सन्मुख सेठी लिखो, सन्मुख सेठी। मतलब बड़ा नाम को शॉर्ट कर लो। देखो, सबसे ज्यादा बार बजट कौन पेश किए हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। मेन मेन पॉइंट को लिखेंगे, फालतू चीज को नहीं। ठीक। अच्छा, ब्लैक बजट 1973-74 को कहा जाता है। 1 मिनट, लिखना बंद करो। ब्लैक बजट किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, हमारे देश में 1973-74 में, क्योंकि 71 में क्या हुआ था? आपातकाल लगा था। 3 बार आपातकाल लगा है, 62 से 66, 71 से 75, 75 से 77 लगा है ना। जब हमारे देश में आपातकाल लगी थी तो उस स्थिति में, आपातकाल का मतलब क्या है? देश 10 वर्ष तक पीछे चल जाता है ना भाई हो। एक युद्ध होता है तो युद्ध में तो बहुत सारा हथियार होगा। भारत तो हथियार बनाता नहीं, ईटा पत्थर का हथियार मिलता है। अब बंदूक और लाएंगे तो कहां से लाएंगे? विदेश से। तो अगर हमें हथियार रहेगा तब ना युद्ध जीत पाएंगे। 71 का युद्ध कैसे जीत पाएंगे? हथियार और रसिया के सहयोग से। तो सीधी सी टर्म है कि अगर हम उस समय, हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई थी कि बजट पेश किया गया था, 500 करोड़ की घाटा लगी थी। आप सपोज करो 1973-74, 500 करोड़, आज के सिचुएशन में कितना होगा? 5000 करोड़। उससे कम थोड़े होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत की रुपया 5 रुपया $1 के बराबर था। 1950 में जब हम आजाद हुए थे तो 1 रुपया, गणतंत्र हुए थे तो 1 रुपया $1 के बराबर था। आज कितना है? 75 से 80 के बीच में। तो हमारा देश में कभी महंगाई खत्म नहीं होगी। जो भी कहता है वो बेवकूफ बनाता है। ये सब चीज को भी समझेंगे। ब्लैक बजट कब हुआ था? 1973। एनटीपीसी में पूछा था कि किस फाइनेंशियल ईयर को ब्लैक बजट के नाम से जाना, मतलब क्या, क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि 500 करोड़ की घाटा लगी थी। शून्य आधारित बजट, इसे के जन्मदाता कौन है? पीटर पायर। अब पहला देश कौन लागू किया था? पहला देश बात करेंगे तो यूएसए। अब पहला राज्य लागू, याद करिएगा, आंध्र प्रदेश। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना। अर्थ क्या होता है? बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना, नए सिरे से तैयार करना। अगर मैं बात करूं कि पहला बजट महिला में कौन पेश किया होगा? इंदिरा गांधी। है ना। चलो।
सब सही हो जाएगा पवन कुमार जी, नसीम अली, क्या बोले? राज आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि पहला आधार भाषा के आधार पे गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इससे भी थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? क्लियर है? यहाँ तक लिख लिए हैं? सब लिख लिए हैं? स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख से, सबसे ज्यादा बार बजट कितनी बार? अब ब्लैक बजट, शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नए से, यानी घाटा लगा तो नया तरीका से तैयार कर दो, सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए। इसके जन्मदाता कौन है? अब पहला देश, अब पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अब लिखो अगला पॉइंट, इसमें इतना बजट से, जेंडर बजट ये, हाँ। अब लिखो बजट 2022-23, हेडलाइन दो, बजट 2022-23। इतना आपके एग्जाम में पूछी जाती है प्रीवियस चीज। लेकिन अगर हम लोग बात करें 22-23 का, तो क्या क्या है पहले सुन लेना है। किस किस चीजों पर ध्यान दिया गया, किस किस चीजों पर नहीं दिया गया। इस बार बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च किया गया, जैसे पीएम ई विद्या योजना, पीएम डिवाइन योजना, तेजस्वनी योजना। आज के शिफ्ट में पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में, कि तेजस्वनी योजना किस राज्य के लिए लागू है? जम्मू कश्मीर के लिए। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण। इस बार के बजट में अगर मैं बात करूं बजट में, तो सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा वहीं लिखा देंगे, समझने वाला टर्म है। आय से व्यय ज्यादा और उधार को छोड़कर वो क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। ये नॉर्मल चीज आपको याद ही रहेगा कि ये भी लिखा दे। कुछ चीजें आपको अपने पे भी बिलीव करके छोड़ना पड़ेगा। देखो इस बार क्या हुआ, लिखना नहीं। सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें सरकार की आय कहां से आती है, क्योंकि दो टर्म होता है, एक आय दूसरा व्यय, तो इसीलिए हम लोग बजट को क्या बोलते हैं? राजकोषीय पत्र। क्या बोलते हैं बजट को? राजकोषीय पत्र। अगर साइड से लिख लेना, बजट एक प्रकार का राजकोषीय पत्र है। क्या है? राजकोषीय पत्र। यूपीपीसीएस पूछता कि राजकोषीय पत्र किसका उदाहरण है? बजट। इसका मतलब ये हो गया, आय व्यय का लेखा जो तैयार होता है उसी को क्या बोलते हैं? बजट। क्लियर? देखो अगर बात करें सरकार की सबसे ज्यादा आय कहां से आती है? उधार एवं अन्न देता। अब कहो कि सर ये क्या है? बोरोविंग टैक्स। ये लगभग में बात करें तो 35% सरकार की यहीं से आती है। ये नहीं लिखना है, खाली ये वाला लिख लेना है। जीएसटी कितना? 16%। इनकम टैक्स 15, कॉर्पोरेट टैक्स 15। देखो इनमें से सब टर्म समझना। अगर बात करें सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होती है सरकार की, तो खर्च की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो आपके ब्याज भुगतान पर। कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट होता है? 20%। और राज्य की हिस्सेदारी 17%। ये सब डाटा याद रखना है ना? डाटा ही पूछा जाता है। राज्य की हिस्सेदारी कितना? 70। और केंद्रीय योजना पर कितना? 15%। एक डाटा पहले याद करा देते हैं तब लिख, समझा के भी याद। जैसे राजकोषीय घाटा इस बार कितना है? 6.4%। कितना है? 6.4। पिछला फाइनेंशियल ईयर में था 6.9। जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 2021-22 के अनुसार भी याद रखना है। इसमें 9.2% था, क्योंकि ग्रुप डी में यही क्वेश्चन पूछा था और पिछला बीपीएससी में भी पूछा था कि जीडीपी वृद्धि दर कितना है। आज 22-23 में क्या है? तो याद रखना 22-23 में 8 से 8.5% है। क्या हम दशहरा में 2-2 घंटा तो आ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम है, घर जाना, वो कौन कौन घर नहीं जा रहे हैं? हाथ उठाए। मतलब इतना आदमी जा रहे हैं। अगर एग्जाम निकालना है तो बाबू ये सोचो कि ये नहीं सोचना कि ये बिहार एसएससी आने वाला बिहार का कोई भी एग्जाम हो,
ये पढ़ के चल जाना, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम 2-2 घंटा दशहरा में एक्स्ट्रा भी बुलाएंगे, सुबह में शाम में, आप ही से पूछ कर, आप लोग के सहमति से, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें राजकोषीय घाटा कितना है इस बार, 6.4%। जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 के लिए कितना था, 9.2, और 2022-23 के लिए 8 से 8.5%। सब याद कराएंगे, लिखो नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, पहले सुन लो तो याद होते, इतने आसान नहीं चीज याद रखना। कोई तुम आइंस्टीन नहीं हो, लेडीज आइंस्टीन हो। देखो, सर्वाधिक आय सबसे ज्यादा सरकार का कहाँ होता है, उधार एवं अनुदेय। कैसे, सरकार किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर होता है या आरबीआई के माध्यम से बैंकों को बैंक दर देता है, रेपो दर देता है ना आरबीआई। इन सब के माध्यम से जो सरकार को पैसा प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उधार एवं अन्नदेयता। सबसे ज्यादा कितना कहां से प्राप्त होता है सरकार को, उधार एवं अन्नदेयता। अच्छा, जीएसटी से कितना परसेंट, 16। जीएसटी भारत में जितने भी अप्रत्यक्ष कर है उन सबको मिलाकर अब क्या कहलाता है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। गब्बरे नहीं काटता है, कहता है सांभा काट लेंगे, काटा भी है ना, छोटे छोटे व्यापारी को तो पूरे काट लिया है, छोटा बिजनेसमैन खत्म, इसीलिए राहुल गांधी का नाम दिया है गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स खत्म। तो जीएसटी से कितना परसेंट मिलता है, 16%। आईटी से जो आप इनकम टैक्स देते हैं, इससे कितना, 15। कॉर्पोरेट टैक्स समझते हैं क्या होता है, क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जब कोई कंपनी पर शुद्ध आय दिया जाए। जैसे मान लो हम बना लिए, हम मान लो पेन का कंपनी बनाए, तो सरकार को हम क्या करेंगे, 30% हिस्सा हम लोग टैक्स देंगे डायरेक्ट। वो क्या कहलाया, निगम कर, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। समझ में आया, कंपनी से जो शुद्ध आय लिया जाए। जैसे मान लो हमारे देश में नियम है, 1 करोड़ से ऊपर का कोई कंपनी है, इस पर कितना टैक्स लगेगा, 30% प्लस 30%। अगर मान लो 5 करोड़ का हो तब तो 30% प्लस 10% सरचार्ज। सरचार्ज समझते हैं, चार्ज पे चार्ज, उसी को बोलते हैं सरचार्ज, यानी टैक्स पर टैक्स। एक तो ई टैक्स लिया, ऊपर से एक और टैक्स डाल दिया, यानी रावण वाला मूड़ी, इसमें 2 मूड़ी होता है, तो 30% और दूसरा सरचार्ज। तो 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है आपकी कोई कंपनी, वो सरचार्ज भी एक्स्ट्रा लेता है। समझ में आया। अगर मैं बात करूं कि ये समझ में आया, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी पर जो डायरेक्ट टैक्स मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। ब्याज भुगतान, आप थोड़ा सा समझिए, भारत में सबसे ज्यादा सब्सिडी खर्च करते हैं हम लोग पेट्रोलियम आयात पर करते हैं। सरकार को टोटल इस पर प्रचार प्रसार इधर के टोटल सरकार से कहा जाता है कि अभी के फिलहाल में कितना रुपए है पेट्रोल, 12 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना रुपए, 108 है, तो 120 रुपया में सरकार को मिलता है, क्योंकि एक बैरल इक्वल टू कितना होता है, 159 लीटर। थोड़ा सा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादक रखता है कौन, यूएसए, और सेकंड सऊदी अरब। सबसे ज्यादा कच्चा तेल उत्पादन कौन करता है, यूएसए, और सेकंड सऊदी अरब। कच्चे तेल का सबसे ज्यादा भंडार वेनेजुएला में, कौन सा देश में, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है। ओपेक समझते हैं ना, ये सारे 13 तेल संगठनों का एक समूह है। और भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है इराक से, और सेकंड अमेरिका से, तो तेल पर हम लोग सबसे ज्यादा भुगतान करते हैं। क्यों, सब्सिडी तो ये क्यों। अब देखो, सीधी सी बात बताओ कि 120 रुपया में सरकार को टोटल खर्च आती है। ऐसा थोड़े कि उधर से तेल मंगाया, वही तेल आपको कहेगा कि जाओ पेट्रोल पंप पे डाल दो। उसका रिफाइनरी होता है, जैसे बरौनी जाइएगा तो बरौनी रिफाइनरी होता है, उसमें आप डिगबोई जाइएगा, पहला तेल रिफाइनरी बना था डिगबोई 1901 में असम में, उसी प्रकार से बरौनी में भी तो ये तेल रिफाइनरी होता तब मार्केट में आता है। ठीक, तो 120 रुपया में आप ये चीज बताओ, तो सरकार को यहाँ 12 रुपया क्या है, सब्सिडी दिया, तो वो क्या कहलाता है, ब्याज भुगतान। वो क्या कहलाता है,
ब्याज भुगतान, समझ में आया? इस प्रकार से सरकार योजनाएं पर भी, जैसे ना देखे होंगे डीजल सब्सिडी देता है सरकार, तो ये सब कहाँ से देगा? हम ही लोग का ना पैसा देता है, तो ये क्या कहलाता है? ब्याज भुगतान। तो सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ? ब्याज। एक होता है राज्य की हिस्सेदारी। अब देखो, राज्य की हिस्सेदारी पहले ज्यादा नहीं हुआ करता था, कब से होने लगा है? आप सीधी सी बात बताओ, हमारे देश में जो विशेष राज्य का दर्जा है वहां 90-10 का बंटवारा होता है। कहिए क्या है 90-10? तो 90 राज्य सरकार लेती है ना, 10 केंद्र सरकार। टैक्स का बंटवारा होता है तो 90 कौन लेता है? राज्य सरकार। 10 कौन लेगा? केंद्र सरकार। अच्छा, अगर वैसे नॉर्मल है तो 60-40, ये तो सबको पता होगा। अभी वैसे नॉर्मल है तो 60-40 का बंटवारा होता है, तो 60 राज्य लेता है, 40 कौन लेता है? केंद्र। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा है तो 90 राज्य 10 केंद्र। तो आप ये विशेष राज्य का दर्जा बिहार सरकार क्यों मांगती है? तो इसी वजह से एग्लीजेबल भी है, बिहार एग्लीजेबल भी है, तो विशेष राज्य के दर्जा से क्या हो जाएगा? बिहार को बहुत सारा बजट का हिस्सा मिलेगा, है ना? ये फायदा। तो ये राज्य के हिस्सेदारी पर कितना परसेंट है? 17%। केंद्रीय योजना, ये सरकार है इतने योजना लॉन्च करता है जितना इसका अनगिनत अथी है। कौन कौन सा योजना? हजारों को योजना है, लेकिन इसका 2 योजना काफी काम करता है। एक आयुष्मान भारत योजना, एक पीएम किसान सम्मान निधि, जो हर व्यक्ति को 6,000 रियल में जाता है। आयुष्मान भारत योजना फायदा करता है। अब बाकी सब जितना भी योजना है सब फ्लॉप है। एगो स्टैंड अप योजना है, महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलता है। इनमें इतनी सारी लड़कियां हैं, इनसे पूछिए इनके घर में कौन लिया होगा लोन? सुनी है? 1 करोड़ तक आपको बिजनेस के लिए लोन देगा, कभी सुनिए? 10 लाख 10 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये सब योजनाएं ऐसे ही नाम का होता है। तो केंद्र सरकार सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ करता है? पिछली बार मनमोहन सरकार थी तो 3% हिस्सा केवल केंद्रीय योजना पर खर्च होती थी, लेकिन सटीक होता था। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ कुछ और चीजें क्या क्या लाया है, जैसे पीएम विद्या योजना। क्या लिखा है वहां? पीएम ई विद्या। ई विद्या का मतलब क्या है? जैसे आप 1 से लेकर 12 क्लास के बच्चों को, 1 से लेकर 12 क्लास के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में क्या देना? क्षेत्रीय भाषा में अपनी एक टीवी चैनल बनाना। कब से कितना कितना? 200 टीवी चैनल बनाए जाएंगे, क्योंकि भारत में पहले कितने थे? 12 टीवी चैनल था, अब कितने बनेंगे? 200 टीवी चैनल। ठीक, तो पीएम ई विद्या योजना का मकसद है 1 क्लास 1 चैनल, 1 टीवी चैनल। क्या मकसद है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल। अब 1 से लेकर 12 जो बच्चे है, 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे, उन्हें क्या दिया जाएगा? पीएम ई विद्या योजना के तहत क्षेत्रीय भाषा में क्लास दी जाएगी। ठीक, वो भी नेशनल चैनल पर, जैसे डीडी नेशनल, इस सब पर। अगर मैं बात करूं कि एक योजना है पीएम ई डिवाइन योजना। कौन सा योजना? पीएम ई डिवाइन योजना बजट का सबसे महत्वपूर्ण योजना है। देखो, पीएम ई डिवाइन योजना जो है ये इसलिए लाया गया था उत्तर पूर्व भारत के लिए। उत्तर पूर्व भारत, इसका मकसद क्या था? इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपया रखा गया। वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की जो युवाएं हैं, युवा है, उन सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी सामाजिक ढांचा को मजबूत करने के लिए कौन सा योजना लाया गया? पीएम ई डिवाइन योजना। कौन सा लाया गया? पीएम ई डिवाइन योजना। अगला टर्म देखिए, इसी में एक योजना लाया था तेजस्वनी योजना। कहां के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। और 18 से 35 साल के जो युवा महिलाएं हैं, इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि भारत में युवा 18 से 35 तक के बीच में कहलाता है। कहने के लिए वैसे तो भारत की सबसे युवा है 64 साल में। अब युवा राष्ट्रपति कितना साल के है? 64 साल। तो हम लोग तो बुतरू हो जाएंगे। जब सबसे युवा राष्ट्रपति 64 साल का, तो हम लोग बुतरू है, बिस्किट चॉकलेट खाने वाले बुतरू। देखो, तो तेजस्वनी योजना किसके लिए लॉन्च हुआ था? जम्मू कश्मीर। कब से कब? 18 से 35 साल के युवा एवं महिलाओं। उत्तर पूर्व भारत के लिए कौन सा योजना? पीएम ई डिवाइन। अच्छा, पीएम ई विद्या योजना
जो 1 से 12 क्लास के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने। अब लिखो, अब लिखो, अब लिखो बजट 2022-23। कलर चेंज कर देते हैं। बजट 2022-23 लिखो। ये तो नॉर्मल सबको याद रहेगा, निर्मला सीतारमण पेश की है, ये चीज लिखाने का चीज नहीं। हमारा मकसद ये होता है जो नॉर्मल जानता है उसको खाली बोल के सीमित कर देना, फालतू चीज नहीं लिखाना। देखो अगर मैं बात करूं कि बजट 2022-23 में, तो यहां लिखना ऐसे करके बांट लेना। सर्वाधिक आय कहां से होता है, तो लिखिएगा सर्वाधिक आय कहां से, बताइए। उधार एवं अन्नदेयता कितना परसेंट है, 35%। जीएसटी से कितना है, 16%। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से 15%। कॉरपोरेट टैक्स से कितना परसेंट, 15%। ठीक। सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है, यानी व्यय ना, यहाँ सर्वाधिक व्यय लिखो। सर्वाधिक आय हुआ है तो सर्वाधिक व्यय, या सबसे ज्यादा खर्च भी लिख सकते हो। किस पर होता है, ब्याज भुगतान पर। कितना परसेंट, 20%। और राज्य की हिस्सेदारी 17%। अच्छा, केंद्रीय योजना 15%। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय। और सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है संचार मंत्रालय पर। सबसे ज्यादा वृद्धि किया गया है संचार मंत्रालय पर, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा रक्षा मंत्रालय। क्या बोले, नहीं लिखे उसको, जिसका जरूरत नहीं है। 1,99,000 करके नहीं लिखो। लिखने के लिए तो बाबू 1 करोड़ चीज है। जब इतने से तुमको लॉलीपॉप थमा के बोल दिया 8 दिन के क्लास में जाओ, तुमको ग्रुप डी में 12 से 15 क्वेश्चन आ जाएगा। ईमानदारी से बोलना, 12 से 15 आया है ना हर शिफ्ट में। एग्जाम दे के आया होगा तो पता चला हो। अभी तक लड़ रहा है वो, 5 शिफ्ट तक लड़ेगा, 5 फेज तक। हाँ भाई बाबू, आपसे नहीं, क्योंकि हम दुनिया के एग्जाम देते हैं, सबका क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, तब आके कहते हैं कि आज पढ़ाएंगे, 5 क्वेश्चन नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। और आता भी है, आज जो पढ़ाएं कल आता भी है। तो ये ऐसे ही आके नहीं कह देते हैं, अनुभव है। और नहीं कोई सेटिंग मेरा नहीं है, लेकिन अनुभव है। हमें पता है कि वो कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा। लिख लिया, अगला लिखो। लिखो राजकोषीय घाटा कितना होगा, 6.4%। और अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए पिछले वर्ष लिखना, अगले नहीं, पिछले वर्ष है तो पिछले वर्ष कितना था, 6.9%। उसके बाद याद रखिएगा
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना था? 9.2%। ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना है जीडीपी वृद्धि दर? याद रखिएगा, इसका है 8 से 8.5%। मनरेगा पर कितना खर्च होगा? 73,000 करोड़। मनरेगा में कितने दिन की रोजगार आती है? 100 दिन का। कौन सा एक्ट द्वारा पारित हुआ था? 2005। लिखो पहले, आगे लिखा तो। हो गया? लिख लिए? राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4%। अच्छा, पिछले वर्ष कितना तय हुआ था? 6। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर कितना है? अच्छा, वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जीडीपी वृद्धि 8 से 8.5%। अच्छा, मनरेगा पर कितना खर्च होगा? और मनरेगा में क्या होता है? कौन सा एक्ट द्वारा? 2005। अगला लिखो, अगला लिखना। पीएम ई विद्या योजना किसके लिए है? बताओ। जो वो डिवाइन है, वो 1 से 12 क्लास के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में 200 नए टीवी चैनल बनाए जाए, यानी दो क्षेत्रीय भाषा में सिखाने के लिए 200 नए टीवी चैनल बनेंगे। 200 टीवी चैनल बनेंगे, क्योंकि 12 को अवेलेबल है अभी। 12 को कितने हैं अवेलेबल? 12 को। अगर मैं बात करूं पीएम ई डिवाइन योजना, इसके लिए है उत्तर पूर्व भारत। कितनी राशि रखा गया है? 1500 करोड़। यानी युवा और महिलाओं को सामाजिक आधारभूत, युवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने। अगला देखो, पीएम ई डिवाइन तेजस्वनी योजना 18 से 35 ईयर जम्मू कश्मीर के महिलाओं को आत्मनिर्भर हेतु हर घर नल योजना कितना है? 3.5 करोड़ घरों में बनेगी। कितना राशि रखा गया है? 60,000 करोड़। कितनी राशि रखा गया है? 60,000 करोड़। लिखो। विकास कुमार चौधरी जी कल से रेगुलर रहेगा, सैटरडे तक क्लास चलेगी। आपके बात को हम समझ गए हैं।
हो गया? क्या बोले? 5-5 से एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में आपको 100 दिन देगा, ये नियम है। 5-5 साल का पूरे तक, जब तक सक्षम है तब तक हो सकते हैं। पीएम ई विद्या योजना किसके लिए है? 1 से 12 क्लास के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में 200 नए टीवी चैनल बनाए। अच्छा, पीएम ई डिवाइन योजना उत्तर भारत, पूर्व भारत के महिलाओं के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कितनी राशि रखा गया? 1500। तेजस्वनी योजना 1835 के लिए जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आत्मनिर्भर। आपकी का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन भी है ये। हर घर नल योजना कितनी बनाया जाएगा? 3.5 करोड़ घर, और कितनी राशि है? 60,000। याद रखिएगा, इसको 100% कौन पूरा किया है? गोवा। और सेकंड कौन है? तेलंगाना। पहला है गोवा और सेकंड कौन है? तेलंगाना। और 100वां जिला कौन बना है? चंबा। चंबा कहां है? हिमाचल प्रदेश। और इसको कौन सा 100% केंद्र शासित प्रदेश बना है? पुडुचेरी। 100% केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला पहला कौन है? पुडुचेरी। पुडुचेरी, ऐसे याद रखिएगा। 100% इस को पूरा करने वाला पहला राज्य है गोवा, सेकंड है तेलंगाना। 100% को पूरा करने वाला 100वां जिला कौन सा है? 100वां जिला चंबा, ठीक। और 100% केंद्र शासित प्रदेश पूरा करने वाला पहला कौन सा है? पुडुचेरी। है ना? क्लियर है? क्लियर है? और इसका लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। कब तक लक्ष्य है? इसमें लिख लेना, हर घर नल योजना में लक्ष्य 2024 तक। मतलब इसको 100% कब तक पूरा किया जाएगा? 2024 तक, ठीक। अगला लिखो, लिख लिया यहां तक? अगला लिखो, इस बार कुल बजट की खर्च कितनी किया जाएगा? लिखो, कुल बजट का व्यय। ये भी डाटा याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है। कुल बजट का व्यय कितना होगा? 39.44 लाख करोड़। कितना होगा? 39.44 लाख करोड़। कितना होगा? 39.44 लाख करोड़। क्लियर है? देखो, अगर मैं बात करूं 39.44 लाख करोड़, ठीक। मनरेगा। अगला लिखो, राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे ज्यादा चर्चा इसी में था। 25,000 किलोमीटर बनाई जाएगी। कितनी? 25,000 किलोमीटर बनाई जाएगी। और प्रत्येक दिन कितना बनाया जाएगा? प्रत्येक दिन 70 किलोमीटर। प्रत्येक दिन कितना? 70 किलोमीटर। प्रत्येक दिन कितना बनेगा? 70 किलोमीटर। अच्छा, पीएम आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2015। पीएम आवास योजना की बात करें तो याद रखिएगा 48,000 करोड़ रुपया रखा गया। कितना? और कितने घर बनाए जाएंगे? 80 लाख नए घर। ये किसका है? ये इंदिरा आवास योजना का हिस्सा। केन बेतवा लिंक, याद रखिएगा। केन कौन सी एमपी में है? बेतवा कौन सी नदी कहाँ है? यूपी में। इसके लिए 44,000 करोड़ रुपया रखा गया। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन हेतु। इस चीज
बिना क्वेश्चन डायरेक्ट करते करते याद हो जाएगा? कभी भी संभव है नहीं। तो इसीलिए टॉपिक वाइज आपको हम कवर कर देंगे, हड़बड़ाना नहीं है सब चीज का। हम्म, ये केन नदी जाते हैं एमपी में पड़ता है, बेतवा नदी कहाँ? यूपी में। तो केन बेतवा लिंक्स प्रोजेक्ट है, ये दोनों को मिलाकर इससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो उसके लिए कितनी राशि रखी गई? 44,000 करोड़। हो गया? जाओ, हो गया, आगे बढ़। इनका क्लास है जाने दो। तो इस बार कुल बजट का व्यय कितना होगा? 39.44 लाख करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बनाए जाएंगे? 25,000 किलो। और प्रत्येक दिन कितना बनेगा? 70 किलो। पीएम आवास योजना पर कितनी राशि रखेगी? 48,000 करोड़। आवाज नहीं निकालोगे याद नहीं होगी, ठीक। और कितने घर बनेंगे? 80 लाख। हाँ, केन कौन से राज्य में है? एमपी। अब बेतवा, इन सब के लिए कितना लिंक रखा गया है? 44,000 करोड़। अगला देखो, राजस्व घाटा। अगला लिखो, राजस्व घाटा कितना है? इस बार का राजस्व घाटा कितना है? 3.8%। कितना परसेंट है? 3.8%। अगला लिखो, पीएम गति शक्ति योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 7 कारकों को शामिल किया गया। कितने? 7 कारकों को। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा था कि इसमें से कौन सा भाग पीएम गति शक्ति योजना में नहीं है। 7 का नाम भी याद रखना है। सड़क, रेल मार्ग, जन परिवहन, बंदरगाह, विमानपत्तन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये सब इसलिए है। और रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया? तो याद रखिएगा 1.40 लाख करोड़। रेलवे से 2 टर्म याद रखिएगा कि रेल नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक करेगा? 2030 तक। 2030 तक। और 100% विद्युतीकृत कब तक करेगा? दिसंबर 2023 तक। रेलवे करेगा 2023 तक, दिसंबर 2023 तक। हो गया? इसमें आगे 3 क्वेश्चन है ना। ये पीछे क्वेश्चन है ना, पीछे भी बजट है। चलो, हो गया। तो राजस्व घाटा कितना रखा गया है? लिख लिए? लिखो। तो राजस्व घाटा 3.8%। इस बार 1 लाख करोड़, क्योंकि पिछले साल का योजना था पीएम गति शक्ति योजना, 1 लाख करोड़ रुपया के साथ रखा गया। इसमें 1 लाख करोड़ रुपया इसी में है। ये क्या किया गया? अब कहिए कि सर इस है क्या? सब मंत्रालय को पेचअप किया गया।
जो मेन मेन मंत्रालय है सबको पेचअप किया गया, कहा कि आपस में मिलकर मजबूत बनाए, आपस में क्या करे, मजबूत बनाए। तो आपस में मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करेगा, तो सड़क, रेल मार्ग, जन परिवहन, हवाई मार्ग, हवाई मार्ग लिखे है, लिख लो हवाई मार्ग, हवाई मार्ग, ठीक। विमानपत्तन में बंदरगाह भी आ जाता है, विमानपत्तन के स्थान पे बंदरगाह भी लिख सकते हो। विमानपत्तन अलग चीज होता है, हवाई मार्ग अलग चीज है। एरोप्लेन, चप्पल वाला आदमी भी उड़ेगा, चप्पल से उड़ेगा। तो हवाई मार्ग, जन परिवहन, विमानपत्तन में होता है बंदरगाह, जलमार्ग, सड़क, रेल मार्ग। और लॉजिस्टिक अवसंरचना का मतलब यह है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इस बार इसकी कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो इस सब में सुधार किया जाएगा। और ये सब मंत्रालय आपस में पेचअप करेगा, आपस में साथ मिलकर साथ साथ काम करेगा ताकि एक दूसरे को बढ़ाओ। जैसे सपोज करिए बंदरगाह में घाटा लग गया सरकार को, अब सड़क में फायदा हुआ तो सड़क से ले लेगा, है ना, ये आपस में लेकिन पेचअप करे। अगला बार इसको फायदा हुआ तो इससे ले लेगा। तो यही है पीएम गति शक्ति योजना। समझ में? अगला देखो तो क्या क्या सब है इसमें। पीएम गति शक्ति योजना में कितने कारकों शामिल किया है? अच्छा क्या क्या है? सड़क, अस्थिर से बोलना है, कविता नहीं पढ़ना है। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जन परिवहन, बंदरगाह, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया? 1.40 लाख करोड़। और अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस बना जाएंगे। कितने वंदे भारत एक्सप्रेस? 400। कितने? 400। कितने बनाए जाएंगे? 400। अगर आपसे पूछा जाए अगले 3 साल में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस बनाए जाएंगे? 400, है ना। अगले 3 वर्ष में 400। वंदे भारत एक्सप्रेस वही है जो भारत में मेड इन इंडिया के तहत बनी पहली ट्रेन। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कहां से कहां चली थी पहले? दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली टू वाराणसी, ठीक। तो याद रखिएगा रेल जो है इसका शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो यानी कार्बन इमिशन कम करेगा। कब तक? 2030 तक। अच्छा 100% विद्युतीकृत दिसंबर 2023। आपको पता है एक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर 100% होने वाला रेलवे जोन बन भी चुका है। यानी अब धीरे धीरे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जा रहा है, हीटर पे जा रहा है। तो अब ट्रेड डीजल का कम महत्व होगा। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं बजट के अनुसार। देखो अगली बात करें, अगली बात याद रखिएगा, लिखना डीजल करेंसी, डिजिटल करेंसी, सॉरी डिजिटल करेंसी। जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन पर कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको? 30%। कितना देना पड़ेगा? 30% देना होगा। कितना परसेंट? 30%। तो ये आपकी मेन चीजों का बजट था। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसके बाद आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं, है ना। चलो देखो, चलो क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन देखो, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यहां है ना क्वेश्चन इसमें। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर पूर्व भारत से। यहाँ की महिलाओं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी राशि रखी गई है? 15। अब पीएम ई विद्या योजना 1 से 12 क्लास के बच्चों को क्षेत्र। इस बार राजकोट का घाटा कितना है? 6.4%। कितना आपको इस बार कह सकते हैं कि अगर बात करें 2021-22 के लिए कितना वृद्धि दर है जीडीपी का? 9.2%। 9.2%। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र कब घोषित किया है? 2023।
2023। अगला, अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत बनाए जाए? अच्छा, रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया? 1.40 लाख करोड़। अच्छा ये बताइए हमें कि रेल प्लस आम बजट कब से एक साथ है? 2016। और कौन सी समिति था? विवेक देवरस। अगला टर्म देखो, आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से होता है, 3 आधार पे बांटते हैं। कैसे कैसे समझ लेना तब लिखना। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। अब समझो, तृतीयक एक बार कॉपी से देख के आधा घंटा बजट लिखा है उसको याद रख लीजिए, पक्का ना? पक्का ना? तुमको विद्या का सम याद करना है, 1 घंटा कॉपी जाके देखना है। तो बाबू मेरा दुआ लगता है तो बदुआ लगता है, 1 घंटा देखना है, 1 घंटा ध्यान से, तब याद होगी, तब संभव नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि सर आप पढ़ाएं हमसे बेकार गया। हमारे क्लास में नियम है बाबू, पढ़ेगा तो जबरदस्ती पढ़वाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे लेकिन दिमाग में घुसाएंगे। 1 घंटा पढ़ लेना, कल तुमको हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या हो गया? देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये हमारे अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था का क्या है? हिस्सा। इन 3 गतिविधि के आधार पर भारत में अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन भारत के 3 रूल है, जैसे जो प्रकृति पर निर्भर हो, जैसे मत्स्य पालन। जरा गौर करो, मछली पालन करता है कोई व्यक्ति, ठीक? अगर वो व्यक्ति मछली पालन करता है, अब रेहू मछली निकला पोखर से, अब उसके लिए मशीन बना के कतला थोड़े बना सकता है ना? सिंगी मछली थोड़े बना सकता है। तो मत्स्य पालन क्या प्रकृति पर डिपेंड है, यानी वो पानी, बारिश वगैरह, जिसमें कोई मशीन का उपयोग ना हो, वो क्या कहला है? प्राथमिक। जैसे पृथ्वी पर आपको एक सिलिकॉन मिला, ठीक? सिलिकॉन से क्या बनाया? चीप बनाया। तो सिलिकॉन क्या हो गया? प्राथमिक। और चीप क्या हो गया? और इसको मार्केट में मोबाइल में लगा के बेच दिया तो क्या हो गया? तृतीयक। एक और एग्जांपल सुन, जैसे पृथ्वी पर गेहूं उगाया, प्राथमिक, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर है। कृषि किस पे डिपेंड है? क्या है? प्राथमिक। पूरे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा लोग किसमें रहते हैं? प्राथमिक। क्योंकि आप कृषि में जाइएगा तो इसमें बेरोजगारी छिपता नहीं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अदृश्य या परछन बेरोजगारी। क्योंकि कृषि जो लोग है, एक आदमी के काम के स्थान पे 5 आदमी है, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर है ऐसा। और सही, फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा दूसरे देश से मंगाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो किसान उगाते हैं सब कहाँ जाता है? विदेश। सब जाता है विदेश। आपको जो चाय पीते होंगे बंसल, इस टाटा फाटा नहीं बिकता है, वो 3rd क्वालिटी का चाय। फर्स्ट जाता है विदेश, सेकंड जाता है सांसद MLA को, और 3rd हम लोगों को मिलता है। अब लोग लगता होगा कि चाय पत्ती तो ओरिजिनल है, इसलिए चाय नशा से कम नहीं है। कोई चाय पी के कह दे कि हम कोई नशा नहीं करते, तो बाबू वो नशा करता है। चाय पी के कोई कह दे कि हम नशा नहीं करते, चाय भी नशा है। का चाय पत्ती मेरे मम्मी और को भी देखते हैं, वो जब तक चाय नहीं पिएगा ओकर माथा दर्द छूटने। एगो शेरी डॉन न तो चाय, दोनों में से एगो चीज दे देते हैं, कितनों माथा दर्द करेगा, देख के चाय ओकर माथा दर्द ठीक हो जाता है। आदत होता है। देखो, तो गेहूं उगाया हमने, गेहूं से क्या बनाया? आटा। रामदेव बाबा नियत पतंजलि क्या कर दिए? बेच दिए। द्वितीय, और बिस्किट बना दिए रामदेव बाबा का। कौन सा बिस्किट? जीरा वाला बिस्किट, जिसमें गिरगिट मिलता है। सही बोल रहे हैं, मेरे भाईवा लिया था, उसमें गिरगिट मिला था। बोला उस दिन से बाद पतंजलि का सामान्य उपयोग करना बंद कर दिया। पतंजलि का शैम्पू अच्छा है, साबुन अच्छा है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं। उससे अच्छा तो आशीर्वाद का आटा है ना? रियल है ना? तो वो सब फेंकता है,
ये सब बिजनेसमैन बना दिया। और सबसे घटिया जो उसका एक गोमूत्र, जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए उपयोग होता है। लेकिन हाँ, ये सब जो मधु और जो रहता है इतना गंदा रहता है, उसका जम जाता है, जमता है ना वो। देखो, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? कृषि, सेकंड वानिकी, थर्ड मत्स्य पालन, खनन इसी में ना आएगा, तो ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक। कोई भी देश, लिखो नहीं बाबू, कोई भी देश अगर आगे बढ़ते जाता है तो किस ओर भागता है? तृतीय क्षेत्र की ओर, या तो मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। जैसे अभी की स्थिति अगर बात करें कि कोई भी देश अपने जीडीपी या अपने राष्ट्रीय आय की या प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी करना होगा तो किस ओर भागेगा? तृतीय क्षेत्र की ओर। प्राथमिक क्षेत्र की क्या होती है? घटती है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया? जैसे वस्त्र उद्योग, औद्योगिक, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, वस्त्र। और बताओ, लौह अयस्क किसमें आ जाएगा? द्वितीय। और तृतीयक में क्या आ जाएगा? जैसे मोबाइल, मोबाइल से रिचार्ज करना, मोबाइल तो द्वितीयक, और मोबाइल से रिचार्ज करना, मोबाइल बना तो द्वितीयक, मोबाइल से रिचार्ज करना तृतीयक। तृतीयक में आ जाएगा क्या क्या? चिकित्सा, स्वास्थ्य भी किस प्रकार का है? तृतीयक। हम शिक्षा दे रहे हैं, ये भी क्या है? तृतीयक। पर्यटन, अच्छा बैंकिंग, ये सब किस में आ जाएगा? तृतीयक। आपको लगता होगा ये सब पूछेगा कृषि, वस्त्र, ये नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा वानिकी, खनन, इसमें पूछ देगा लो अयस्क, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन। बैंकिंग और तो ना के बराबर पूछता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र। अब लिखो टर्म, 3 क्षेत्र है यहाँ, तो 3 गो कॉलम बना लो, लिख लो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, तो तीनों का कॉलम बना लो। 3 क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक। एक का नाम लिखना प्राथमिक, सेकंड का नाम लिखना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और सेकंड को क्या बोलते हैं? द्वितीयक, यानी सेकेंडरी। तीसरे को क्या बोलते हैं? तृतीयक, यानी टर्सरी। टर्सरी क्या लिखते हैं? टर्सरी है, आर के बाद वाई। वाह, चलो देखो, प्राथमिक में क्या क्या हिस्सा हो गया? कृषि, उसके बाद खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक में। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग कहाँ अवस्थित है? प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा लोग कहाँ अवस्थित? प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, द्वितीयक में हो गया वस्त्र उद्योग। सबसे ज्यादा कर्मचारी कहाँ है? वस्त्र उद्योग। सबसे ज्यादा लोग कहाँ लगे हैं? कर्मचारी के रूप में, वस्त्र उद्योग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत का पहला वस्त्र सफल मिल बना था मुंबई में, ठीक। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ अवस्थित है? कर्मचारी, तो वस्त्र उद्योग। और सबसे ज्यादा किस में लोग शामिल है? प्राथमिक। कोई भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो किस ओर जाती है? सेवा क्षेत्र की। कौन घटती है? प्राथमिक क्षेत्र। लो अयस्क किस में आ जाएगा? ये। अच्छा, तृतीयक में क्या क्या आ जाएगा भाई? चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, बैंकिंग। और इसी को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इसी का। अच्छा, विद्युत किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का। 53% है। कितना परसेंट? परसेंटेज भी याद रख लेना। 53% हिस्सा है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा किसका? सेवा क्षेत्र। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला देखो, झूम कृषि, क्लियर है, लिख लिए ना ये। देखो कृषि किसको बोलते हैं? यहाँ क्या होता है कि जंगल को जलाकर खेती किया जाता है, तो हमारे वातावरण को भी नुकसान होता है। तो झूम कृषि कहाँ किया जाता है? नागालैंड। अगला, भारत का सबसे पहला बैंक। देखो बैंक से अगर हम लोग बात करें, बैंक की वीडियो रिकॉर्डिंग डलवा दिया जाएगा बाबू, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। तो भारत का सबसे पहला बैंक, तो अगर हम लोग बात करें, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक। कुछ चीजें सुन लो, भारत में टोटल 12 बैंक है, और जनवरी 2023 तक भारत में 6 बैंक बचेगी। जनवरी 2023 तक भारत में 6 बैंक बचेगी। 24 दिसंबर 2024 तक भारत में 1 बैंक रहेगा, एसबीआई। ये मेरा भविष्यवाणी है, ठीक। आगे आगे देखते जाओगे, 1 बैंक बचेगा, एसबीआई। सभी बैंक बंद हो जाएगा और सब बैंक एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा। ये स्थिति है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को देख के बता रहे हैं। देखो भारत का अगर बात करें तो अभी वर्तमान में 12 बैंक है। कितने हैं? 12। सबसे बड़ी है एसबीआई, सबसे बड़ी कौन सी है? और सेकंड है पीएनबी। सेकंड कौन है? अच्छा, थर्ड कौन है? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसलिए बाबू तब दिखाएंगे, तुरंत कॉपी चलाना, छपौनी सब। देखो एसबीआई, पीएनबी और बीओबी। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा कौन सी है? एचडीएफसी, है ना। सबसे बड़ा प्राइवेट है एचडीएफसी, ठीक। और लेकिन भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। ये सब किस प्रकार का बैंक है? 12 बैंकों का एक समूह है। तो भारत में सार्वजनिक बैंक कितने हैं? 12। बैंकों के लिए सबसे पहले बैंकिंग अधिनियम आया था। कब आया था बैंकिंग अधिनियम? 1949 में। कब आया था? 1949। पूरे बैंकों का जो कंट्रोल करने की संस्था किसके पास है? आरबीआई के पास। किसके पास है? आरबीआई। जो आरबीआई होती है ये पूरे बैंक होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है। आरबीआई का पटना में जाइएगा, गांधी मैदान महिला थाना से थोड़ा आगे है, वहां भी है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये आपकी मुख्यालय कहाँ है भारत में? मुंबई में, ठीक। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई इतना डेवलप्ड हो चुका है कि आरबीआई के पास जमा कोष राशि घट जाएगी तो उस आधार पर भारत में क्या निर्धारित किया जाएगा? अगर मान लो जमा कोष राशि जैसे कह दे कि आरबीआई के पास सीआरआर की कमी होगी, 0 आ गया, तो आरबीआई की वजह से भारत में आपातकाल भी लग जाएगी, वित्तीय आपात। अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो आरबीआई क्या क्या करता है? जिसको 1 रुपए से ऊपर के नोट है, ये कौन जारी करता है? आरबीआई। अच्छा, अगर हम लोग बात करें भारत में विदेशी मुद्रा का आकलन कौन करता है? आरबीआई, ठीक। आरबीआई की बात करें तो याद रखिएगा कि आरबीआई को केंद्रीय बैंक का दर्जा कौन सी समिति द्वारा दिया गया था? हिल्टन यंग आयोग। कौन सी कमेटी द्वारा? हिल्टन यंग आयोग। सब लिखाएंगे, हरवराना नहीं, हिल्टन यंग आयोग। और आरबीआई का लोगो क्या क्या है? तार का पैर और बाघ। तार का पैर और बाघ, है ना। बंगाल टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर। अच्छा, अगर मैं बात करूं आरबीआई का, तो कब बना था? 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अच्छा, आरबीआई की बात करें तो याद रखिएगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ।
आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। क्योंकि 1935 में बना था तो भारत तो आजाद हुआ नहीं था, है ना। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख। अभी जो है 25वें इसका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ये इतिहासकार बहुत अच्छे हैं, इतिहासकार बहुत अच्छे हैं, समझ लो। आगे समझना हो तो समझ लेना क्या हम बोले। इकोनॉमिक्स का दिस दैट कर रहे हैं। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न। अब पहले भारतीय गवर्नर, इसमें एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होता है। एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होता है। आरबीआई में क्या होता है? एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर। आरबीआई में जो गवर्नर हस्ताक्षर करता है सभी नोटों पर, क्योंकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव करता है, ठीक, और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। 1 रुपए के नोट से ऊपर कौन जारी करता है? आरबीआई के गवर्नर। ये 2005 से जारी है ना, 2005 से। अगर मैं बात करूं गांधी जी रेगुलर कब से दिख रहा है? 1996 से। गांधी जी लगातार नोट का पप्पा कब से है? 1996 से। 1996 से भारत में गांधी जी सभी नोटों का पप्पा। देखो एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ये 3 बैंकों से मिलकर बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, सॉरी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ ये मुंबई। 3 गो है, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। 3 बैंकों से मिलकर बना था। तो ये सब बैंक 1921 में कहलाता था क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहलाता था? और बाद में 1 जुलाई 1955 से एक व्यक्ति था जिसका नाम था दिनेश गोस्वामी समिति, इसी के सिफारिश पर एसबीआई क्या बन गया? तो याद रखिएगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 जुलाई 1955। तो एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921। इंपीरियल बैंक 1921 में बना 3 बैंकों से, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, ठीक। उसमें बैंक ऑफ जोड़ देना। और 1 जुलाई 1955। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है एसबीआई का? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। भारत की सबसे बड़ी बैंक है। अगर हम लोग बात करें एसबीआई 13 एटीएम कहाँ लॉन्च किया था? पहला कोचीन में, अभी हल्ला भी है 2004 में। अभी डल झील पर लगाया है। कौन सा एटीएम? डल झील, जम्मू कश्मीर में। कौन सा? 13 एटीएम। अभी चर्चा में था ना कि 13 एटीएम कौन सी झील पे लगाया? कौन? डल झील पर लगाया आरबीआई के सॉरी एसबीआई द्वारा। फिर से 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कब बना? 1 जुलाई 1955। और एसबीआई का हेडक्वार्टर का मुंबई। चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। इस एसबीआई के द्वारा 13 एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? कोचीन, पहला, भारत का पहला। और डल झील जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लगाया गया, ठीक। अब देखो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। देखो इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है, आज थोड़ा कहानी से भी बता देते, समझो। 1969 में क्या हुआ था कि भारत में उस समय आपातकाल तो लगी थी 66 तक। अब देखो हमारे देश में बैंक नजदीक में हुआ नहीं करता था, सब प्राइवेट थे। इसे सार्वजनिक इंदिरा गांधी बनाए। क्यों? क्योंकि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 2 बार राष्ट्रीयकरण किया, फिर 6 बैंक का 1980 में। अब ये राष्ट्रीयकरण से हुआ क्या? सबसे पहले कि क्या है आप बताइए, अगर बैंक भारत में ना होता तो आप पैसे इन्वेस्ट करने का अब तो बहुत सारा समय है, मुथूट फाइनेंस है ही है, वो फोन पे, गूगल पे, वो ढेर सारा चीज है। लेकिन एक समय था कि बैंक नहीं था, मेरे बैंक नहीं था, लोगों को 500-500 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था और उसका रूल रेगुलेशन अलग हुआ करता था 1969 से पहले। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि बैंक में जमा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस करने के लिए, चाहे वो गिरवी रख के रखे या कुछ भी रखे, तो आपको बिजनेस के लिए भी है ना, अभी भी मिलता है और मिलते रहेगा।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक पहले दूर दूर तक था, तो इंदिरा गांधी ने सोची राष्ट्रीयकरण करके सब एक साथ समाहित कर ले। क्या कर ले? एक साथ समाहित कर ले और सरकार के कंट्रोल में आ जाए, सरकार के कंट्रोल में आ जाए। और तरह घर घर फिर धीरे धीरे आज घर पे है, क्या के घर पे होगा SBI का ब्रांच रहता है ना, रहता है 4-5 किलोमीटर के अंतराल में 1 से 2 बैंक मिल जाता है, मिलता है। तो अब थोड़ा सा गौर बताओ कि बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था क्या? गरीबी हटाओ। और इसी का प्रयोग 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, क्योंकि बैंक को क्या कर दिया? हर लोगों के पास रख दिया। बैंक से क्या प्रॉफिट होगा? एक तो लोगों को पास में बैंक मिल जाएगा, दूसरा लोन मिल जाएगा, और बैंक से और क्या मिल जाएगा? जमा करने की निधि बन जाएगी। उस समय तो इतना डेवलप था नहीं, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्लियर है यहां तक? चलो अब लिखो, क्या हुआ? लिखो लिखो, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, 1770 में भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। लिखो, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक, स्थापित पहला बैंक। कहीं कहीं आपको लिखेगा अवध कॉमर्शियल बैंक, वो सही नहीं है। लिखो PNB, कौन सा है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये बना था 1894 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके चेयरमैन CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल, कुमार गोयल। संस्थापक कौन है PNB का? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। कौन सी है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, है ना? लाला लाजपत राय। क्लियर? अगला लिखो बेटा, अगला लिखो। लिखो बैंकिंग अधिनियम 1949 में आया था। बैंकिंग अधिनियम कब आया था? 1949। लिखो, बैंकों पर पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का, है ना? दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का 1980 में 6 बैंक का, है ना? भारत में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं? 12। चलो आज इतने रहने देते हैं, कल आगे लिखाएंगे। इधर आओ लक्ष्मण। ये क्लास कर लिया, इसका वचन है कि इससे तुमको 40 से 42 बिहार सचिवालय और आने वाले आपके दरोगा बिहार से जितने भी वैकेंसी आएगी, ये मेरा वचन है, आपसे यहाँ से नहीं छूटेगा। क्योंकि हम जो बोले हैं ग्रुप D, CBT 1, CBT 2 सब में बोले हैं तो उतना पूरा किए। ये भी आपकी टॉपिक वाइज चलेगी पूरा, ठीक।